हेलो एंड वेलकम टू फोटो ऑन पॉइंट, द वन एंड ओनली सॉल्यूशन। जितनी भी प्रॉब्लम्स आप सबको आती हैं, चाहे वो एग्जाम में हो, चाहे आपकी लाइफ में हो, अगर आप मिड टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां हाफ ईयरली की शुरुआत आपने कर दी है, तो आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को हम आज कवर करेंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं आप सबके लिए, तो अगर चाहिए होंगे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ला। यहां पर आपको स्कैनर दिख रहा होगा, उसे स्कैन करें तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, जहां इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन का मतलब है टकरा के वापिस आना। किसी भी चीज से कोई चीज टकराई और वापिस आ गई, वो रिफ्लेक्शन है। एक गेंद को मैंने किसी दीवार के साथ टकराया और वो टकरा के वापस आ गई, रिफ्लेक्शन। और लाइट के केस में इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। अब दीवार तो नहीं लाइट की रिफ्लेक्शन करवा सकती उतनी जितनी शीशे करवाते हैं, वही शीशे जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हो सुबह। तो जब किसी मिरर से लाइट जाए, टकराए और टकरा के वापिस आए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। जो लाइट रे आ रही है इसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो टकरा के वापिस जा रही है इसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जिस एंगल के साथ आके ये टकराएगी इसे इंसिडेंट एंगल, और जिस एंगल से जाएगी इसे रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। अब हर सरफेस तो स्मूथ नहीं हो सकता, इसीलिए जब कोई इरेगुलर सरफेस, जहां उबड़ खाबड़ रास्ते या सरफेस के ऊपर लाइट टकराती है, तो उसका एंगल जो इंसिडेंस का है वो रिफ्लेक्शन के कभी बराबर नहीं हो सकता। नॉर्मल सी बात है, वो टकरा के यहां जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है। लेकिन जो स्मूथ सरफेस होता है वहां पर इंसिडेंस का एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल एकदम बराबर होते हैं। तो इसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं और इसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये चीज आपने अपने दिमाग में रखनी है। अब यहां पर दो लॉज रिफ्लेक्शन के आपको देखने को मिलते हैं। एक है इंसिडेंस का एंगल रिफ्लेक्शन के एंगल के बराबर होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जानिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जानिए, और जिससे ये एंगल बने हैं जानी नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो ये होते हैं टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं उन मिरर्स की जिनके कारण रिफ्लेक्शन होती है। क्योंकि ये एक स्फेरिकल शेप से बने होते हैं, मतलब कि ये स्फेरिकल एक मिरर है, इसको मैंने कट किया, इससे दो शेप्स निकलती हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। मैंने कट किया, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव शेप यहां पर बन गई, इसीलिए हम इन्हें स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। दो तरह के होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। सबसे अच्छा तरीका है, जाओ अपने किचन से एक स्पून उठाओ और उसके जो दो साइड्स हैं वो इन मिरर्स को दर्शाती हैं। इस स्पून की एक साइड ऐसी होती है और एक साइड ऐसी होती है। ये साइड कॉनकेव है और ये साइड कॉन्वेक्स है। तो बेसिकली जो कॉनकेव है उसका नाम रखने का प्रोत्साहन आया एक केव से, यानी गुफा से, क्योंकि एक गुफा की तरह होता है। और कौन का मतलब है यहां पर कर्व। तो बेसिकली मतलब हुआ कि एक ऐसी कर्व, एक ऐसा मिरर जिसमें ऐसे बेंड पड़ा है, और दूसरा उल्टा जो आ गया हमारे पास वो आ गया कॉन्वेक्स मिरर। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। अब हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है उसके लाइट इस सरफेस से टकरा के वापिस जाएगी, और जो कॉनकेव है उसके इस सरफेस से जाके लाइट टकराएगी और वापिस आएगी। यानी कॉन्वेक्स का ये सरफेस है जहां पॉलिश रखा गया, जिसे यहां से लाइट आएगी और टकराएगी, और कॉनकेव का ये वाला। अब नॉर्मल सी बात है, अगर हम इसके सरफेस को दूसरी साइड से, यानी ये अगर कॉन्वेक्स है तो यहां से लाइट टकराएगी, इस तरफ को अगर ब्लॉक ना रखे तो लाइट आर पार चली जाएगी। अगर मैं बॉल खिड़की पे मारता हूं और खिड़की खुली है तो बॉल टकरा के वापस नहीं आएगी, सेम कॉन्सेप्ट। तो वो सरफेस जिसे हमें ब्लॉक करके रखा होता है उसे हम ओपेक बोलते हैं। और सबसे अच्छा तरीका ऐसे कि हम मिरर को पेंट कर देते हैं बैक साइड से, कोई कार्डबोर्ड उसके ऊपर लगा देते हैं। ये ओपेक बनाने के सबसे अच्छे वेज हैं।
अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की। सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, स्फेरिकल मिरर था। तो एक तो स्फेरिकल मिरर का जो होल सेंटर होता है, जो एक्चुअल सेंटर है, इसे हम COC यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और दूसरा हमें पता है ये कॉन्वेक्स मिरर निकला और ये कॉनकेव मिरर निकला, तो ये कर्व का जो सेंटर है इसे पोल बोलते हैं और ये कर्व का जो सेंटर है इसे भी हम पोल बोलते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। तो वही इन्होंने बताया, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका ये जो सेंटर है इसे हम पोल बोलेंगे। ये जो इसका सेंटर है, जो मैंने आपको बताया स्फेरिकल मिरर का, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इसका यहां से लेकर यहां तक ये जो हिस्सा है इसे हम एपर्चर बोलते हैं। अब जो लाइट आ रही है टकराने के लिए उसे इंसिडेंट रे बोलेंगे, जो टकरा के वापस जा रही है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, और जिस पॉइंट से आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी टकराने के बाद ये लाइट जिस पॉइंट से पास हो रही है इसे हम फोकस बोलते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। और ये जो स्ट्रेट लाइन आप यहां पर देख रहे हो जो पास हो रही है इस सेंटर से, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। तो ये आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब साथ ही साथ आपने एक चीज याद रखनी है कि जितने भी डिस्टेंस है वो हम मेजर करते हैं कहां से, इसके पोल से। अब यहां पर मेरा क्या कहने का मतलब वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। लेट्स से ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर, और ये जो हमारे पास इसके सेंटर से पास हो रही है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो मैं इसे लिख देता हूं प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो रे आ रही है टकराने के लिए इसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। और टकराने के बाद ये किसी पॉइंट से पास होगी, तो ये जो पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चे इसे हम फोकस बोलते हैं। अब जैसा कि हमने समझा, जो दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, वहां पर हमारे पास एक नॉर्मल होता है जिससे हमें पता चलेगा इंसिडेंस का एंगल क्या था और रिफ्लेक्शन का एंगल क्या था। तो वो नॉर्मल हमेशा पास होता है मेरे प्यारे बच्चों सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और इससे ये नॉर्मल यहां से पास हो गया। ठीक है, तो यहां से ये पास हो गया। अब इसके साथ ये जो एंगल बन रहा है ये आ गया हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना भी हमारे पास डिस्टेंस है वो सारों को हमने मेजर करना है इस पोल से। तो ये आ गया हमारे पास पोल P। अब पोल से लेकर ये फोकस कितनी दूरी पे है, ये फोकस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये आ गया हमारे पास फोकल लेंथ। और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का कितना डिस्टेंस है इसे हम मेरे प्यारे बच्चे बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आ गया फोकल लेंथ और ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देख पा रहे हैं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का अगर मैं हाफ कर दूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दूं, तो वो फोकल लेंथ यानी स्मॉल f के बराबर होगा। ये छोटा सा रिलेशन आपने हमेशा याद रखना है, अपने जहन में रखना है। अब क्या देखा गया कि ये जो दोनों मिरर्स हैं इसमें जब पैरेलली लाइट आके टकराती है तो इनका नेचर अलग अलग है। जहां पर अगर हम बात करें कॉनकेव की, तो जितनी पैरेलल लाइट्स आती हैं तो आप अगर खुद ध्यान से देखें इसकी शेप ऐसी है, जो भी लाइट रेज आएंगी पैरेलली वो टकराएंगी, ये इसे एक पॉइंट के ऊपर मिला देगा। कन्वर्स कर रहा है तो नाम इसका कॉन्वर्जिंग मिरर पड़ गया। तो यहां पर आप देख सकते हो जितनी पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं ये सभी को मिलाकर कहां पर फोकस कर रहा है, एक पॉइंट के ऊपर। तो ये कॉन्वर्जिंग नेचर का है जो आप यहां पर देख पा रहे हो। और दूसरा अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स की, तो जहन में अपने रखिए कि उसकी शेप ऐसी है, तो जब भी लाइट रे आके टकराएगी तो वो ऐसे बेंड कर देगा उसे। तो इसीलिए यहां पर हम इसे डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि ये उसे डाइवर्स कर रहा है। अब आगे बात आ गई कि क्या होगा जब लाइट पर्टिकुलर पॉइंट पे टकरा रही है। ये आपकी मदद करेंगी इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए, तो आपने इसको ध्यान से समझना। अगर लाइट टकरा रही है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो टकराने के बाद हमेशा वो पास होगी फोकस से। इंफिनिटी से जब भी लाइट आ रही है और वो कहीं पर भी इंसिडेंट कर रही है तो टकराने के बाद हमेशा पास होगी फोकस से। अब याद रखिएगा यहां पर उल्टा चलेगा, तो अगर वो फोकस से आ रही होगी तो वो इन्फिनाइट चली जाएगी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं।
तो जैसे ये कॉनकेव के लिए वैसे कॉन्वेक्स के लिए भी है कि लाइट रे जब आई है तो वो टकराई है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो टकराने के बाद वो पास हो जाएगी फोकस से। उसी तरह अगर वो डायरेक्टली फोकस से पास हो रही है तो वो टकराने के बाद इन्फिनाइट हो जाएगी। अगर वो डायरेक्टली पास हो रही है फोकस से तो टकराने के बाद वो इन्फिनाइट हो जाएगी। ये चीज आपने याद रखनी है। अगर वो डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो वो उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वापिस आएगी। सेम फॉर कॉन्वेक्स, ये चीज आपने याद रखनी है। साथ ही साथ अगर वो डायरेक्टली टकराती है इस पॉइंट यानी पोल के ऊपर तो सेम एंगल बनाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ और वापिस चली जाएगी। तो यहां पर ये जो इंसिडेंस का एंगल है वो इस रिफ्लेक्शन के एंगल के बराबर होगा। ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। इन सिमिलर वे कॉन्वेक्स के लिए अगर वो डायरेक्टली टकरा रही है पोल के ऊपर तो वो सेम एंगल बना के वहां से वापिस चली जाएगी। अब कितनी तरह की इमेजेस होती हैं डिपेंडिंग अपॉन साइज एंड देयर ओरिएंटेशन इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ऑब्जेक्ट का साइज हमने देखा, उससे इमेज छोटी बनी तो ऐसी इमेज को हम डिमिनिश्ड इमेज बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का साइज ये है और इमेज अगर बड़ी बनी तो उसे हम एनलार्ज बोलते हैं। ऑब्जेक्ट से उल्टी ओरिएंटेशन में इमेज बनी तो उसे हम इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। सीधी इमेज बनी तो उसे हम इरेक्ट इमेज बोलते हैं। अब बात आती है उस चीज की जिसमें बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज क्या होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं जो चीज हमें वहां पर दिख रही है जहां पर वो एक्चुअल में है, ऐसे को हम रियल इमेज बोलते हैं। और जो चीज हमें वहां पर दिख रही है लेकिन वो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है उसे हम वर्चुअल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक स्क्रीन के ऊपर मूवी चल रही है तो एक्चुअल में उसी स्क्रीन के ऊपर मूवी चल रही है तो ये रियल इमेज है। लेकिन अगर मेरे सामने कोई शीशा रख दे और मैं उसमें अपनी शक्ल देख पा रहा हूं तो ये तो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि मैं शीशे में प्रेजेंट हूं जो स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट हूं नहीं। तो ये हमारे पास वर्चुअल इमेज है। तो रियल इमेज वो इमेज होती है जो एक्चुअली स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट होती है और वर्चुअल वो होती है जो एक्चुअल स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती। अब जब हम इसकी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे वहां पर ये हमें समझने को भी मिलेगा कि अगर डायरेक्टली लाइट रे मीट कर रही है बिना एक्सटेंशन के, मतलब वो अपने फ्लो के साथ मीट की, तो उसे हम रियल इमेज बोलते हैं। लेकिन अगर हमें उन्हें मिलाने के लिए बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ा तो उसे हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अब मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे आप यहां पर देखिए तो ये वैसे आगे आएगा तो लाइट रे यहां से जाके इंफिनिटी पे जा रही है और पैरेलल सी हो गई है, तो ये तो कभी मिलेंगी नहीं। तो हमें पता है अगर लाइट रेज मिलेंगी नहीं तो इमेज तो नहीं बनेगी। तो हमने क्या किया, इसे बैकवर्ड एक्सटेंड किया। अब यहां पर ये फ्लो के साथ तो नहीं गई, हमने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो ये हमारे पास वर्चुअल इमेज कहलाएगी। ये चीज आपने याद रखनी है। आई एम होप यू ऑल गेटिंग द पॉइंट। अब हम समझने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ रूल्स का जिसे हम साइन कन्वेंशंस बोलते हैं। अब ये साइन कन्वेंशंस क्या है ये मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, और ये आपने याद रखनी है किसके लिए, लेंस के लिए भी, क्योंकि सेम ही यहां पर एप्लीकेबल है। सबसे पहले याद रखिए जैसे आपने मैथ्स में ग्राफ पढ़े होंगे तो उसमें जो चीजें राइट में आती हैं उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और जो लेफ्ट में आती हैं उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। जो ऊपर की तरफ आती हैं उन्हें पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और जो नीचे की तरफ आती हैं उन्हें हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ऐसे ही इमेज अगर राइट बने तो इमेज का जो डिस्टेंस है उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और इमेज अगर लेफ्ट की तरफ बनती है तो उसके डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेंगे। इमेज अगर ऊपर की तरफ बनती है यानी उसकी हाइट अपवर्ड आती है तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की तरफ आती है तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। ये चीज आपने याद रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है। नाउ वी आर रेडी फॉर द इमेज फॉर्मेशन। रूल्स बस यही हैं, कोई दो रेज आपने लेके चलनी है और जहां पर ये मिलेगी वहां पर इमेज बन जाएगी। जैसे कि यहां पर पैरेलल रेज आ रही है
तो हमें पता है पैरेलल रेज आ रही है तो टकराने के बाद ये कहां पर पास होंगे, फोकस से। तो यहां पर जो इमेज बन रही है वो फोकस पे बन रही है। अगर आप देखें तो यहां पर छोटा सा उसका साइज बन रहा है, तो इसीलिए डिमिनिश्ड इमेज है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस के ऊपर। अब हमेशा आपने याद रखना है जब भी इमेज फॉर्मेशन होगी तो वो कुछ पॉइंट्स के बीच में होगी। ये पॉइंट्स हैं पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारे। अब कई बार पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, कई बार फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, और कई बार इनसे परे ऑब्जेक्ट आएगा। तो इन्हीं पॉइंट्स के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखना है और देखना है इमेज का डिस्टेंस कहां कहां तक आता है। जैसे पहले मैंने थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा तो हम इसको बोलेंगे बियॉन्ड रख दिया। जैसे मैंने बियॉन्ड रखा तो लाइट रे यहां पर गई, टकराने के बाद जिस पॉइंट से पास हुई उसका नाम आपको पता है फोकस है, और दूसरी मैंने डायरेक्टली पास करवाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहां पर ये मीट कर रही है तो इमेज बन गई। इमेज उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड है, छोटी बनी है तो डिमिनिश्ड है, एक्चुअल मीट से बनी है तो रियल इमेज है। अगर मैं एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखती हूं ऑब्जेक्ट तो लाइट रे सबसे पहले टकराएगी, फोकस से पास होगी, दूसरी डायरेक्टली टकराई और पोल से मैंने इसको करवा दिया। तो यहां पर हमारे पास इमेज यहां पर बन रही है, एक तो एक्चुअल मीट से बनी तो रियल इमेज है, इन्वर्टेड बनी और उल्टी बनी तो इन्वर्टेड है, सेम साइज की है, सिर्फ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस है। एक चीज जो आपने याद रखनी है कि आप चाहें तो पोल से टकरा सकते हैं, आप चाहें डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा सकते हैं, या आप चाहें तीनों केस कर सकते हैं। एक किसी पॉइंट के ऊपर टकरा दो, एक पोल पे टकरा के वापस कर दो, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दो। जहां पर मीट करेगी आपको इमेज वहीं पर मिलेगी। तो ये चीज आपने याद रखनी। दूसरा अब आ गया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखता हूं तो यहां पर एज यूजुअल आपको पता है टकराने के बाद वो पास होगी फोकस से, दूसरी पोल पे टकराई और यहां से पास हो गई, और यहां पर ये मिल रही है। अगर आप देखो एक तो उल्टी इमेज बन रही है तो इन्वर्टेड है, बड़े साइज की बन रही है तो इनलार्ज्ड है, एक्चुअल मीट से बन रही है तो रियल इमेज है। अब अगर मैं डायरेक्टली फोकस के ऊपर रख दूं तो ये यहां से टकराएगी और फोकस से पास होगी, दूसरा पोल से टकराई और ये इंफिनिटी में पैरेलल होगी, ये तो कभी मिलेंगी नहीं। तो यहां पर ऑब्जेक्ट अगर फोकस के ऊपर है तो इमेज बनती है इंफिनिटी के ऊपर, ये चीज आपने याद रखनी है। अब दूसरा है कि फोकस से थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहां पर मैं जब ऑब्जेक्ट को रखता हूं पोल और फोकस के बीच में, तो लाइट यहां पर गई, टकराने के बाद पास हुई फोकस से, दूसरी पोल पे टकराती है और यहां पर जाके पैरेलल हो जाती है। फिर मैंने इसको ऐसे बैकवर्ड एक्सटेंड किया और ये यहां पर जाके मिलती है, और यहां पर इसकी क्या बन गई, इमेज। बड़ी इमेज बनी है तो इनलार्ज्ड, दूसरी साइड बनी है तो अदर साइड ऑफ मिरर आएगा, लेकिन बैकवर्ड एक्सटेंड से बनी है तो वर्चुअल इमेज इसका नाम होगा। ये चीज अगेन आपने अपने दिमाग में याद रखनी है। अब अगर आपने मेरी तरह एक चीज नोटिस की होगी कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे है, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे, यानी उल्टा चलेगा एक दूसरे का। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज हमारे पास बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है तो इमेज तो वहीं पर बनेगी, ये तो एक ही केस है। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, ये चीज आपने समझ ली। तो यही उन्होंने टेबल में भी बताया है, जो कि आप यहां पर अब ध्यान से समझो। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, नहीं तो अगर आप नोट्स चाहते हो तो यहां पर मैं स्कैनर भी लगा दूंगा, तो वहां से जाके आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ओके, नाउ फोकस है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ध्यान से सुनिएगा, तो इमेज फोकस पे है। ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे है, एक दूसरे का उल्टा आ गया ना। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड है तो इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई, अगेन इनवर्स आ गया। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बनेगी, ये तो एक ही केस है। दूसरा हमारे पास आ गया
ऑब्जेक्ट अगर पोल एंड फोकस के बीच में तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। सब केसेस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन सिर्फ लास्ट केस है उसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। तो ये चीज आपने याद रखनी। अब ये तो आपको समझ आ गया कब हाईली डिमिनिश्ड है, कब डिमिनिश्ड है, कब सेम साइज है, कब नॉट फॉर्म है और कब एनलार्ज्ड है। तो आई एम होपिंग यू ऑल गेटिंग इट। कुछ यूजेस है कॉनकेव मिरर के, क्योंकि कॉनकेव मिरर एक तो हमें साइज बड़ा करके दे देता है थोड़ा सा, तो इसलिए हम इसे ऐसे केसेस में यूज करते हैं जहां पर हमें साइज बड़ा चाहिए, जैसे डेंटिस्ट का केस हो गया कि भैया वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनाता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। टॉर्च में इसलिए यूज करते हैं कि लाइट्स को पैरेलल कर देता है। गाड़ियों की हेडलाइट्स में यूज करते हैं क्योंकि ये डाइवर्जेंस करवा देता है। क्विक टिप जो आपने याद रखनी है, जितना ऑब्जेक्ट क्लोज होगा उतनी ही वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड इमेज बनेगी फेस और टीथ एक्सेट्रा के लिए। अगर ऑब्जेक्ट और लाइट है तो रियल एंड फोकस जो हमारे पास हैगा ये हेडलाइट और टॉर्च के लिए यूज किया जाता है, अगर फार ऑब्जेक्ट को देखना हो और लाइट को देखना हो। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ दो ही केसेस है। हमारे दिमाग में क्वेश्चन भी आता है इसके लिए सिर्फ दो ही केसेस क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ एक पॉइंट पोल होता है। हमेशा याद रखना है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट की तरफ ही आएगा, दिस इज द रूल। अब लेफ्ट की तरफ इसका सिर्फ एक पोल पॉइंट है और एक इंफिनिटी है, बाकी इसके फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर अदर साइड है, तो इसीलिए ये दो पॉइंट से ही हम खेलेंगे। तो पहला आ गया, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो यहां पर लाइट रे टकराएंगी, डाइवर्ज हुई तो मैंने बैकवर्ड एक्सटेंड किया, यहां पर मिली तो यहां पर फोकस के ऊपर इसकी इमेज बन गई। दूसरा आ गया कि अगर मैंने यहां पर इस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा तो लाइट यहां पर टकराई, टकराने के बाद डाइवर्ज हुई, दूसरी पोल से टकराई, डाइवर्ज हुई, मैंने बैकवर्ड एक्सटेंड किया और यहां पर मीट की तो यहां पर इसकी इमेज बन गई। एक तो इमेज छोटी बनी है तो डिमिनिश्ड आ गया, सीधी बनी है तो डायरेक्ट आ गया, अदर साइड बनी है मिरर की, तो ये भी चीज आपने याद रखनी है। वही उन्होंने यहां पर मेंशन किया है, आप देख सकते हो। दूसरा आ गया कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या क्या होता है। सबसे पहले ये पीछे का अगर आपने कुछ भी देखना हो, जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी आ रही है तो पीछे की कुछ भी चीज आ रही है उसे आप देखना चाहते हो, यानी रियर व्यू करना चाहते हो, तो आप इसका यूज करते हो। क्योंकि एक तो ये इरेक्ट इमेज देता है, सीधी इमेज देता है, छोटी देता है, क्योंकि अगर पीछे कोई बड़ा ट्रक आ रहा है तो वो तो पूरी जगह घेर लेगा, तो इसलिए उसकी इमेज छोटी कर देता है। और वाइड फील्ड व्यू देता है। जो हमारे पास रोड साइड सेफ्टी मिरर होते हैं वाइड एंगल के लिए, 180 डिग्री विजन जिसे बोला जाता है, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ हमारे पास जो अंडर व्हीकल इंस्पेक्ट होते हैं, इसके क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। जैसे आपकी गाड़ी के नीचे कुछ गिर गया, वो आप देखना चाहते हो, तो उसके लिए आप इन मिरर्स का यूज करते हो। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहां पर यूज होते हैं? जहां पर इमेज का नेचर इरेक्ट और डिमिनिश्ड होता है, वाइड फील्ड ऑफ व्यू हमें चाहिए होता है, वर्चुअल इमेज चाहिए होती है। और जैसे आपने देखा भी होगा, जो हमारे पास गाड़ियों के मिरर होते हैं वहां पर स्पेशली लिखा होता है वार्निंग, ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास ये जो है साइज को छोटा कर देता है, तो हमें ऐसे लगता है ऑब्जेक्ट थोड़ा हमसे दूर शिफ्ट हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट एक्चुअल में वहीं पे होता है। अब एक और मिरर होता है माय डियर बच्चा, जिसका नाम है प्लेन मिरर। अब ये प्लेन मिरर क्या है, इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। अब ये प्लेन मिरर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये सबसे पहले प्लेन होता है, कर्व नहीं होता। फ्लैट मिरर होता है, स्मूथ सरफेस होता है, और ये रेगुलर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि यहां पर अगर मैं लाइट को, ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर रखा तो लाइट रे यहां से टकराएगी, टकराने के बाद यहां पर मैंने बैकवर्ड एक्सटेंड किया, क्योंकि उसके यहां पर आर पार तो नहीं जा सकती ना, तो यहां पर दूसरी टकराई तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी, मैंने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो यहां पर इसकी इमेज बनी। इमेज यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस सेम है, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है, वर्चुअल इमेज यहां पर बन रही है। तो यही चीजें उन्होंने लिखी हैं, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज बराबर होता है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, इमेज लिटरली इन्वर्ट होती है। इसका क्या मतलब है कि जैसे मेरा ये हाथ है, इसका थंब इधर है, शीशे में इधर दिखेगा, तो बेसिकली इसे हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, जो कि आप यहां पर देख भी सकते हैं, और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होती है। इसका कॉमनली यूज हम करते हैं अपने घरों में, पेरिस्कोप में यूज करते हैं, सोलर कुकर्स में, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में, सोप और सैलून्स में इसका यूज भी करते हैं। की पॉइंटर आपने इसके याद रखने हैं कि 90 डिग्री बिटवीन टू प्लेन मिरर 3 इमेज फॉर्म्ड होती हैं, और 90 to 95% जो लाइट है हमारे पास वो रिफ्लेक्ट की जाती है प्लेन मिरर के द्वारा, काफी लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो 90 डिग्री अगर एंगल हो दो प्लेन के मिरर के बीच में तो उसमें 3 इमेजेस बनती हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है जो 360 डिग्री, मैं आपको बता देता हूं यहां पर,
360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा होता है। और अगर एंगल हमारे पास क्या होता है इसके बीच का, ओड होता है, जैसे लेट्स से हमारे पास एंगल है, कुछ भी ओड एंगल है, उसको अगर हम फिल करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, ठीक है। और ऐसे इवन एंगल होगा तब भी बनेगी। जैसे हमारे पास एक एंगल है लेट्स से 15, तो 15 डिग्री इज एन ओड एंगल, ओके। तो 360 डिवाइडेड बाय 15, ये हमारे पास अगर मैं सोल्व करूं तो आ जाएगा 5, और ये 3 के साथ कटेगा तो ये जाएगा हमारे पास 1 2 0, ये 1 के साथ जाएगा और ये जाएगा 4 और 0 के साथ, तो 40 यहां पर आंसर हमारे पास आ रहा है। अब यहां पर अगर आप देखो, वर्ड चेक कर लो, what is the formula to checking the number of image formed in between for odd and even number? अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला भी यूज करते हैं जो है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। अब जैसे एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, तो मैं यहां पर फिर करता हूं 360 डिवाइडेड बाय 60, तो काट कर आंसर आता है 6, जो कि एक इवन नंबर है। तो इससे आपने एक माइनस कर देना तो 5, यानी इतनी नंबर ऑफ इमेजेस बने। और अगर लेट्स से मैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा करता हूं और उससे कोई ओड नंबर आता है, फिर आपने -1 नहीं करना। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट, ओके। अब यहां पर आ गया हमारे पास मिरर फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? एज द नेम सजेस्ट, ये हमें बताता है कि अगर मैंने कोई मिरर बनाना है तो वो कैसे बना सकता हूं, यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्ट किसी जगह पे रखूं तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला ही बना दिया। जैसे इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है, फोकस, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। v हमारे पास इमेज का डिस्टेंस है और u हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया, अगर मैं डिस्टेंस और इमेज, जो हमारे पास इमेज और फोकल है, तो उसका डिस्टेंस मेजर करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब अगला जो टॉपिक आ गया वो आ गया मैग्निफिकेशन। अब इसका क्या मतलब है कि कितनी इमेज बड़ी बन रही है या कितनी इमेज छोटी बन रही है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्निफिकेशन से। जैसे यहां पर ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये हमारे पास इमेज बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है, लेकिन कितनी बड़ी बन रही है ये मैग्निफिकेशन बताएगी। तो इसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसे ही है कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मैं इसको डिस्टेंस से देखना चाहता हूं इमेज और ऑब्जेक्ट के, उसके लिए हमने यहां पर यूज किया है v और u। यहां पर जो b आपको पता है इमेज का डिस्टेंस और u हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो बेसिकली क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है, तो यहां पर साइन नेगेटिव है, ये भी आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। आई एम होपिंग नाउ यू आर गेटिंग द फॉर्मूलाज। नाउ अगर हमारे पास रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी, यानी डाउन साइड। तो आपको भी पता है वहां पर जो हाइट है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, एज जो हमने पढ़ा था वो ग्राफिकल वाला, कि अगर डाउन है तो नेगेटिव, अप है तो पॉजिटिव। तो वही यहां पर इन्होंने बताया। सिमिलरली हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है उसकी नेगेटिव आएगी, क्योंकि आप खुद सोचो अगर यहां पर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है कि कम इमेज बन रही, छोटी बन रही है। तो इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव आएगी मैग्निफिकेशन, और नेचर जो इमेज का रहेगा वो रियल है, जैसे यहां पर मेंशन है। वर्चुअल अगर इमेज बन रही है हमारे पास, तो हाइट्स वर्चुअल एंड यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर इरेक्ट इमेज आना था, ठीक है। तो इरेक्ट क्योंकि सीधी है तो यहां पर पॉजिटिव आया, मैग्निफिकेशन उसकी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, नेचर जैसे उन्होंने पहले ही बोला है उसका वर्चुअल है तो वर्चुअल रहेगा। तो जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है उसका हम हाइट निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे h डैश इज इक्वल टू m इंटू एच। नेचर ऑफ इमेज निकालने के लिए कर सकते हैं
कि अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो नॉर्मल सी बात है जो हमारे पास इमेज है वो बड़ी बन रही है। 0 और 1 के बीच में है तो इमेज डिमिनिश बन रही है, और m अगर इक्वल टू 1 है तो उसका मतलब है जितनी हाइट इमेज की जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है तभी तो काट कर बना है, तो यहां पर इमेज जो है वो सेम साइज की बनी। अब टाइप ऑफ मिरर भी डिफाइन करता है। कॉनकेव जो है हमारे पास वो मैग्निफिकेशन मैग्निफाइड इमेज देता है, रियल देता है और वर्चुअल इमेज देता है, लेकिन जो हमारे पास दूसरा है वो डिमिनिश्ड इमेज देता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर सोल्व करते हैं कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, वो प्लेस किया मैंने एक 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, हाइट पता करनी है। अगर आप न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखो तो यहां पर उन्होंने बोला है मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, उसको मैंने प्लेस किया है 20 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर से यानी आपको पता है कि ऑब्जेक्ट है तो वो लेफ्ट की तरफ आएगा, तो लेफ्ट की तरफ रखे, यानी यहां पर यू नेगेटिव आएगा। फोकल लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर, तो अगेन उसकी लेफ्ट की तरफ होती है तो वो भी नेगेटिव आएगी। तो हाइट आपने पता करनी, यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो यहाँ पे लगेगा। तो मिरर फॉर्मूला पहले लगाया मैंने 1/f = 1/v + 1/u। अब आपको पता है यहाँ पर मैंने फोकल लेंथ डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है, तो पहले मुझे वो चाहिए है ना, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। u तो है तो v निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने v को एक तरफ किया। तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्योंकि लेफ्ट की तरफ थी तो -10 आ गई। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो भी लेफ्ट की तरफ है तो वो नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको सोल्व किया तो नॉर्मल सी बात है, कैल्शियम 20 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा तो -2 + 1 -1 बचेगा, तो -1/20। तो ये 1/v - 1/20 आया, तो v हमारे पास -20 सेंटीमीटर आ गया। बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने मैग्निफिकेशन में पुट किया -b/u, तो क्योंकि ये नेगेटिव में था तो माइनस आ गया, तो माइनस तो एक पहले से था, और दूसरा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऑल ओवर माइनस, तो ये कट गया तो -1 आया। यानी जो इमेज की हाइट है, जो हमारे पास सबसे पहले मैग्निफिकेशन ये आ गई, अब इमेज की हाइट है मैंने कैलकुलेट कर दी। क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है तो नॉर्मल सी बात है, हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h'/h। तो यहां पर मेरे पास मैग्निफिकेशन आ गई, तो मैंने h' निकालना है, तो h' बराबर आ गया m × h के। अब जो हमारे पास यहां पर h है वो यहां पर हमारे पास एक का गिवन है जो है 4, और मैग्निफिकेशन -1, तो यहां पर -4 आंसर आ गया, यानी इन्वर्टेड इमेज बन गई है। अब ये दूसरा आप सबके लिए है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने इसका आंसर जरूर बताना है। अब हम करने जा रहे हैं दूसरा फिनोमिना लाइट के ऊपर, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टकरा के वापिस आना लाइट का रिफ्लेक्शन कहलाता है, लेकिन क्या हो लाइट टकरा के वापिस ना आए, उसी मीडियम में बेंड हो जाए, तो इसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे यहां पर लाइट जा रही है, इस पॉइंट पे टकरा रही है, तो आनी तो ये ऐसे चाहिए थी, लेकिन अब ये यहीं पर ऐसे बेंड हो गई है। इस फिनोमिना को ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसी के कारण हमें जो फिश है, जो एक्चुअली यहां पर होती है, थोड़ी ऊपर शिफ्ट होती हुई दिखती है। जब हम अपनी फिंगर डिप करते हैं वाटर में तो उसका साइज हमें मोटा लगता है। ये सारा हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। सो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज नथिंग बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बेसिकली यहां पर आप देख सकते हो, मैंने एक्सपेरिमेंट यहां पर एक रखा हुआ ग्लास स्लैब, उसमें से लाइट पास हुई और यहां पर टकराई और यहां से बेंड हो गई। तो यहां पर ये इंसिडेंट रे है, और क्योंकि ये वापिस आ रही है बाहर तो ये एमर्जेंट रे कहलाएगी। अब ये जो बेंडिंग हुई इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, और इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द जो हमारे पास मीडियम है उसकी बनावट कैसे है। अगर उस मीडियम के पार्टिकल क्लोजर हैं देन दैट ऑफ द कंपैरेटिव मीडियम जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो डेंसर होगी, और दूसरा हमारे पास रियरर होगा क्योंकि उसके पार्टिकल इतने क्लोजर नहीं है, वो थोड़े दूर दूर है। तो यहां पर ये मीडियम आ गया डेंसर और ये आ गया रियरर। तो जो हमारे पास डेंसर है और जो रेयरर है, जब लाइट डेंसर से रेयरर जा रही है, आप एग्जांपल को इमेजिन करिए, आप ज्यादा ट्रैफिक से कम ट्रैफिक की तरफ जा रहे हो। सबसे पहले तो आपकी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि अब आपको ज्यादा जगह मिल गई, पार्टिकल कम है यानी गाड़ियां कम है, और दूसरा आप थोड़ा खुल के बाहर निकलोगे। ऐसे ही लाइट के साथ होता है। तो लाइट एक तो स्पीड अपनी बढ़ा लेती है जब वो रेयरर से डेंसर से रेयरर जाती है, और दूसरा वो अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ती है। अब लाइट का मुड़ना डिपेंड होता है इस नॉर्मल के ऊपर, यानी इस नॉर्मल से हम देख सकते हैं लाइट अंदर की तरफ मुड़ रही है या बाहर की तरफ मुड़ रही है।
तो नॉर्मल सी बात आप देखिए, अगर यहां पर लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, सबसे पहले तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, एंड दूसरा हमारे पास वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। दूसरा केस, अगर वो रेयर से डेंसर जा रही है, यानी कम ट्रैफिक से ज्यादा ट्रैफिक की तरफ जा रही है, सबसे पहले उसकी स्पीड कम हो जाएगी ड्यू टू ज्यादा डेंसिटी, और दूसरा वो टुवर्ड नॉर्मल्स मुड़ेगी, जैसा आप यहां पर देख भी सकते हो, वो अंदर की तरफ बेंड हो रही है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब जब रिफ्रैक्शन होती है, जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है लाइट कैसे वाइब्रेट कर इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो यहां पर आप देख सकते हो जैसे फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड, वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। तो यहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, लेकिन जो हमारे पास वेव लेंथ है और जो स्पीड है ये चेंज होगी। अब मैं होप कर रहा हूं आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको एक फॉर्मूला पता है, जो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है, वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। अब इसको मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, या यहां पर मैं v लिख देता हूं जो है स्पीड। ठीक है, अब ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा। अब ये कैसे पॉसिबल है? इसका सिंपल सा कारण है, लेट्स से अगर ये बढ़ा तो ये उतना ही कम हो जाएगा, डिवाइड होके ऑल ओवर रेशियो उतनी आएगी, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इसमें आता है वो आता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब बेसिकली यहां पर एक जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जहां से हम रिफ्रैक्शन करवा के देखेंगे। सबसे पहले लाइट रे यहां पर आके टकराई तो इसे इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये एंगल जिससे वो टकरा रही है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और बेंड होके ये अंदर की तरफ बेंड हुई है ना, अंदर की तरफ बेंड हुई है, तो यहां पर इसे हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे, और ये जो रे है ये रिफ्रैक्टेड रे है। और यहां पर अब अगर देखें तो एक बार तो यहां पर टकरा रही है और एक बार यहां पर टकरा रही है। यहां पर जो वो टकरा रही है तो वो डेंसर से रेयर से डेंसर जा रही है, तो इसलिए अगर आप देखें तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई क्योंकि डेंसर की तरफ जा रही है। और दूसरे केस में वो जो डेंसर से रेयर गई तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है, क्योंकि अब उसको कम डेंसिटी मिली है, तो इसलिए वो अवे थोड़ा खुल के और स्पीड से बाहर आएगी। तो यहां पर ये हमारे पास आ गया कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, और जब रेयर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। ये चीज आपने याद रखनी। अब अगर आप यहां पर देखें, ये आ गया एक्चुअल पाथ, अगर वो बेंड नहीं होती, लेकिन यहां पर वो बेंड हो गई। अब दोनों पाथ के बीच में अगर देखो तो एक शिफ्ट आती है, इसे हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ये चीज आपने अपने जहन में रखनी। अब ये जो लेटरल शिफ्ट है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? सबसे पहले थिकनेस के ऊपर, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके ऊपर। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है? रिफ्रैक्टिव मतलब रिफ्रैक्शन और इंडेक्स मतलब एबिलिटी। कोई मीडियम कितना लाइट को बेंड करवा सकता है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही रिफ्रैक्शन यानी लाइट को बेंड कर सकता है। जैसे आप देख भी सकते हो एक चीज कि यहां पर हमारे पास क्या था कि जो लेस डेंसिटी थी, है ना, क्योंकि रेयर मीडियम था तो एंगल ज्यादा बना। दूसरे में डेंसिटी ज्यादा हुई तो एंगल छोटा होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है, डेंसिटी और एंगल का इनवर्स रिलेशन है। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो एंगल कम होगा, और डेंसिटी कम होगी तो एंगल ज्यादा होगा। ये चीज आपने याद रखनी है। डेंसिटी इंक्रीज देन एंगल डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज देन एंगल इंक्रीज, ये चीज आपने याद रखनी है। इसी को हमने स्नेल्स लॉ बोलना है, जो हमें बताता है कि अगर आप किसी चीज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लीकेशन उसके एंगल के साथ करते हो और दूसरे के मल्टीप्लीकेशन के बराबर रखते हो तो वो कांस्टेंट आएगा। उसका कारण आपको भी पता है कि अगर एक की डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका एंगल कम होगा, और दूसरे की डेंसिटी कम है तो उसका एंगल ज्यादा होगा। तो ऑल ओवर प्रोडक्ट क्या आएगा? सेम। 2 इंटू 10 करें या 10 इंटू 2 करें, आंसर तो सेम आएगा ना, लेकिन यहां पर इंडिविजुअल चेंज पड़ गया उनपे, लेकिन ऑल ओवर आंसर क्या आता है उसका? सेम। इसी को हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सबसे पहले तो वही कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल ये एक ही प्लेन पे आएंगे, यानी एक्स वाई पे ही आएंगे। और दूसरा आ गया स्नेल्स लॉ, जो हमें बताता है कि रेशियो इनकी हमेशा कांस्टेंट रहती है। उसका कारण आपको पता चल गया, क्योंकि अगर एंगल बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो एंगल बढ़ जाएगा। ऑल ओवर रेशियो क्या रहेगी? सेम। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आप खुद सोचिए, अगर लाइट जो है वो रेयर से डेंसर जा रही है तो उसकी स्पीड में चेंज पड़ेगा, तो कितना स्पीड में चेंज पड़ रहा है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना। तो इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, उससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां पर ये n2 1 का क्या मतलब है? इसका मतलब है n2 1 का मतलब है कि 1 से लाइट जा रही है किसमें? सेकंड में। ये चीज आपने याद रखनी है। ऑपोजिट भी हम इसका लिख सकते हैं। अब ऑपोजिट में क्या होता है कि अगर n1 2 को मैं n2 1
1 2 लिखना चाहता हूं तो उसमें क्या हो जाएगा, ये ऑपोजिट हो जाएगा, यानी 2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऑल ओवर तो आप कैसे भी देख सकते हो उसको, है ना। अब यहां पर जो बात आती है वो आती है लेंस की। दो तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। कॉन्वर्जिंग लेंस यानी जो लाइट रे अगर उससे पास होती है लेंस से तो वो उसे मिला देता है एक पॉइंट पे, जिसे फोकस कहते हैं, तो ये कन्वर्जिंग लेंस आ गया। दूसरे में ये टकराई और ऐसे हमारे पास यहाँ पर ये बेंड होगी, लेकिन मैंने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो यहाँ पर मिली, तो ये इसे हम डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉनकेव लेंस बोलते हैं। अब यहां पर आपने याद रखनी है, ये वही चीजें हैं जो आपने मिरर में भी पढ़ी थी कि अगर किसी भी पॉइंट पे टकराएगी तो फोकस से पास होगी, अगर इन्फिनिटी से आ रही है, और अगर डायरेक्टली फोकस से पास होगी तो इन्फिनिटी बन जाएगी डायरेक्टली। अब वहां पर जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है, जो सेंटर होता है लेंस का, तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। साइन कन्वेंशन इसके लिए भी सेम है। अब हम सीधा चलते हैं इनके इसके ऊपर, इनके जो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन के ऊपर। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो आपको पता है इमेज हमारे पास कहां पर बनेगी, फोकस के ऊपर। अब यहां पर एक चीज आपने याद रखनी है, वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी था, यहां पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f से डिनोट करते हैं। उसका कारण आपको पता ही है, क्योंकि हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ करे तो फोकल लेंथ निकलती, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एक तरह का 2f हो गया, तो वही इन्होंने यहां पर पुट किया हुआ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब 2f है यहाँ पे। दूसरा अगर बियॉन्ड 2f, जैसे वहां पर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते थे, यहाँ पर बियॉन्ड 2f रखा है, तो यहाँ पर लाइट रह गई, बेंड हुई, जहां से पास हुई ये फोकस आ गया, दूसरी डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, जहां पर ये दोनों लाइट रेज मिली वहां पर इमेज बनी, उल्टी इमेज बनी है तो यानी इन्वर्टेड है, छोटी बनी है तो हमारे पास क्या है, डिमिनिश्ड है। ये चीज आपने याद रखनी है। ऑब्जेक्ट है 2f, जैसे वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर था, सेम साइज की इमेज बनती थी, सेम यहां पर भी वैसी है कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f पे है तो इमेज भी हमारे पास 2f पे बनेगी। दूसरा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस आ गया, तो यहाँ पर लाइट रह गई यहाँ पर, और यहाँ पर बेंड हुई, यहाँ पर हमारे पास जो इमेज है वो एक तो बड़ी बनी जानी एनलार्ज, उल्टी बनी तो इन्वर्टेड, ये चीज एक्चुअल मिड से बनी तो रियल, ये चीजें आपने यहन में रखनी है। दूसरा आ गया अगर एग्जैक्ट में फोकस के ऊपर रखता हूं, जैसे आपने पहले देखा कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज हमारे पास कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर। इन सिमिलर वे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी बियॉन्ड 2f है, अगर यहाँ पर लाइट रह गई, यहाँ से पैरेलल हुई, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था बेसिकली, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट था, है ना, तो यहां पर हमारे पास लाइट रह गई, यहां से पैरेलल, मैंने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया, यहां पर मिली तो यहां पर इमेज बनी। देखिए इनलार्ज इमेज बन रही है, इरेक्ट बन रही है और वर्चुअल इमेज बन रही है। अब ये चीज सेम वैसी है जैसे आपने पहले पढ़ी कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे है, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे है तो इमेज बिटवीन फोकस एंड 2f बनेगी। इन सिमिलर वे अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में तो इमेज बियॉन्ड 2f बनेगी। इसमें भी एक ही केस डिफरेंट है, जैसे वहां पर ऑप्टिकल सेंटर और पोल और फोकस के बीच में होता था, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लेफ्ट सेम ही है। सारे केसेस में रियल और इन्वर्टेड बनेगी, जैसे वहां पर भी लास्ट केस में चेंज था, यहाँ पर भी लास्ट केस में चेंज है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। एंड कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के लिए अगेन दो ही इमेज है, उसका अगेन कारण वही है कि बाकी सारे पॉइंट राइट की तरफ है। तो यहाँ पर एक तो आ गया इन्फिनिटी पे तो आपको बनेगा, दूसरा इमेज जो है हमारे पास फोकस पे बनेगी। दूसरा आ गया अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, यहाँ से जाकर लाइट रेज आएंगी, यहाँ से डाइवर्ज हो जाएंगी, डायरेक्टली दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास मीट करी, यहाँ पर इमेज बन गई, छोटी इमेज बन रही है तो जिम्निस्ट है, एंड एक्चुअली मीट से नहीं बन रही तो ये हमारे पास वर्चुअल है, और ये आप यहाँ पर देख सकते हो। यूजेस है इसका, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है कैमरा लेंस में, मैग्नीफाइंग ग्लास में, माइक्रोस्कोप में, प्रोजेक्टर में एंड इसमें, और जो कॉनकेव लेंस है वो यूज होता है इन सभी चीजों में। ये चीज आपने याद रखनी है। जैसे हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता था वैसे लेंस फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस आता था, यहाँ पर माइनस आना है, बाकी सब चेंज है। अगेन मैग्निफिकेशन हमारे पास, जैसे वहां पर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी, सिमिलर वे में यहाँ पर ही है, बट वहां पर माइनस वी/यू होता था, यहाँ पर वी/यू आना, ये आपने याद रखना है। अगेन सेम कि अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन बनना, यानी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है और इमेज का बड़ा है तो एनलार्ज इमेज बनी है, मैग्नीफाइड बनी है। इक्वल टू है तो यानी दोनों का साइज बराबर, और लेस देन दो इमेज जो हमारे पास वो डिमिनिश्ड बनी है। ये चीज आपने याद रखनी है, क्लियर है। और यहां पर ये आपको देख ही लिया आपने ये सब। अब यहां पर अगर आप एक चीज देखो, अच्छा ये मैग्निफिकेशन के रिलेटेड भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने बताया भी हुआ कि जैसे छोटी बन रही है इमेज तो मैग्निफिकेशन कम बनेगी, बड़ी इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन ज्यादा बनेगी। अच्छा अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, जैसे मैंने कॉन्वेक्स मिरर लिया, आपको लेंस लिया, आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। यहाँ पर अगर देखिए कि वो कन्वर्स कर रहा है तो ये थोड़ा लेंस के पास है, दूर जाके कॉन्वेक्स कर रहा है तो ये यहाँ पर फोकल लेंथ, सॉरी हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा यानी फोकल लेंथ ज्यादा बन रही है, यहाँ पर और ज्यादा बड़ी फोकल लेंथ बन रही है। अब अगर मैं बात करूं यार पावर की, तो किसकी पावर ज्यादा? नॉर्मल सी बात है, लेंस का काम होता है बेंड करना,
ठीक है, तो यहां पर वो जितना ज्यादा बेंड करेगा उतनी ही ज्यादा उसकी पावर है, चाहे वो कॉन्वेक्स चाहे कॉनकेव है। जैसे यहां पर कॉन्वेक्स लेंस है, ये सबसे पहले बेंड कर रहा है, इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों की इसकी पावर सबसे ज्यादा है, और ये सबसे कम कर रहा है, इसकी पावर सबसे कम। और पावर कैसे ज्यादा है इसका पता हम फिर कैसे भी लगा सकते हैं, फोकल लेंथ से। आप खुद देखिए, जिसकी पावर ज्यादा उसकी फोकल लेंथ कम आ रही है, जानी जिसकी पावर ज्यादा है उसकी फोकल लेंथ कम होगी, तो पावर ऑफ फोकल लेंथ में इनवर्स रिलेशन है। इसे ही हम पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, और इसे हम मेजर डायोप्टर में करते हैं, और 1 डायोप्टर का मतलब होता है जब फोकल लेंथ 1 मीटर में आती है। मैं होप करता हूं आपने इस सेशन को एंजॉय किया। अगर एक बार नहीं समझ आएगा तो इसको 2 बार देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं इस चीज की कि एग्जाम तक ये आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा, कभी जिंदगी भर नहीं निकलेगा। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लेना, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत सारी चीजें ऑन द वे हैं आप सबके लिए, ये बोर्ड हम साथ में फोड़ेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।